स्टूडेंट्स, इतने सारे वीडियोस बनाने के बाद मैंने बायोलॉजी का 2 बड़ा चैप्टर को खत्म किया। इसके अलावा केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं और आप लोग के डिमांड पर आज मैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। और फिजिक्स का जो आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, आज उसके ऊपर हम लोग पढ़ाई करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो हम लोग अपने चारों तरफ हर एक चीज को देखने के लिए एनेबल है, हर एक चीज को देख सकते हैं। और आप इस चीज को किस कंडीशन में देख सकते हैं ये भी बड़ा क्लियर है कि जब लाइट मिल रहा है, जब प्रकाश मिल रहा है, आप दिन में सूर्य की रोशनी में अपने चारों तरफ की वस्तुओं को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। लेकिन रात में क्या देखना पॉसिबल है बिना लाइट का? तो नहीं। रात में देखने के लिए भी हमें प्रकाश का कोई सोर्स होना चाहिए, तो ही हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो लाइट ही वो मतलब लाइट ही वो माध्यम है, या लाइट ही वो है जो कि हमें देखने के लिए इनेबल करता है, हमें देखने में सक्षम बनाता है ना। तो आज सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन है ये इसी से स्टार्ट होगा कि सबसे पहले हम लाइट के ऊपर पहले थोड़ा सा डिस्कस करें, क्योंकि आगे जो हम लोग प्रकाश, प्रतिबिंब, दर्पण ये सब जो पढ़ने जा रहे हैं, ये सारा जो टॉपिक है इसी लाइट चैप्टर से रिलेटेड है, प्रकाश से रिलेटेड है। तो सबसे पहले प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश का सबसे पहला गुण, सबसे पहले अगर हम प्रकाश की परिभाषा की बात करें तो प्रकाश का परिभाषा क्या हो जाएगा? क्या आप इसको मतलब इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो जो प्रकाश है ऊर्जा का वह रूप है जो हमें देखने में सक्षम बनाता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें देखने में सक्षम बनाता है। ठीक है, कहने का मतलब प्रकाश क्या है? दैट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी, वो भी ऊर्जा का ही एक प्रकार है ना। अब हम कुछ प्रकाश के कुछ मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करें कि प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। तो ये जो लाइट वेव्स यानी प्रकाश का किरण जो है उसका मुख्य क्या है? सबसे पहला तो ये जो वेव है, इसका जो वेव नेचर है ये अनुप्रस्थ तरंग जैसा होता है। ठीक है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ वेव या उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का जो टाइप है वेव का, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। राइट, आप लोग क्लास 9 को याद करें, आपने ध्वनि चैप्टर में पढ़ा होगा कि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है ना। तो तरंग जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ। तो ध्वनि के बारे में हम लोगों ने जाना था कि मतलब वो अनुदैर्ध्य है क्योंकि उसको जाने आने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को कहीं भी आने जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, पहला नेचर तो इसका ये हो गया प्रकाश का। दूसरा नेचर प्रकाश के बारे में हम लोग जाने कि हमेशा सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। प्रकाश जो होता है ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करने वाला प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है ना, रेखा में गमन करता है। बचपन से इस पे एक्सपेरिमेंट पढ़ते आए हैं हम लोग, कैसे कि कैंडल को जलाते हैं, उसके रास्ते में बहुत सारे कार्ड्स ऐसे रखते हैं जिसमें कि पैरेलल एक दूसरे के मतलब सामने में छिद्र हो, तो देखेंगे प्रकाश एक दूसरे को क्रॉस करता जा रहा है। जहां उसके बीच में ऐसे कार्ड को रख दिया जाए जहां की उसमें जो छिद्र है उसकी जगह को अगर मिसप्लेस कर दिया जाए तो वो कार्ड जो होता है, उस कार्ड का जो होता है शैडो कास्ट हो जाता है। मतलब कि प्रकाश जो होता है हमेशा एक सीधी रेखा में ही गमन करती है।
वो कभी भी अपने पाथ को जिगजैग या कभी भी इस तरह से नहीं करती, वो हमेशा सीधी रेखा में ही जाती है ना। फिर तीसरा जो है कि प्रकाश जो होता है वो शैडो कास्ट मतलब तीक्ष्ण छाया बनाता है। जो लाइट वेव्स जो होती है वो तीक्ष्ण छाया बनाता है। तीक्ष्ण छाया बनाता है मतलब जैसे ही लाइट वेव सीधी रेखा में गमन करती हैं, उसके सामने कोई परावर्तक सतह आता है तो वो उसका छाया बनाता है। अगर उससे होके क्रॉस नहीं कर, उससे होके आगे नहीं जा सकता तो उसका छाया बनाता है, तीक्ष्ण छाया बनाता है। उसके बाद फिर क्या है, चौथा इसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या हम कह सकते हैं, ये ड्यूअल नेचर का होता है, मतलब यह दोहरे स्वभाव का होता है। दोहरे स्वभाव का, देखिए लाइट वेव जो है एक बहुत ही गूढ़ रहस्य वाला वेव माना जाता है, दोहरे स्वभाव का होता है। लाइट वेव्स के बारे में मतलब एक बोला जाता है कि एक गूढ़ रहस्य कैसे, इसलिए कि बहुत लंबे समय से इस पे एक्सपेरिमेंट्स होते आ रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च सुने बाकी है इन वेव्स के ऊपर, लेकिन हर बार एक नया थीम सामने आता चला गया। तो इससे ये बात निकल के आई कि जो लाइट जो वेव्स है इसमें ये दोहरी प्रवृत्ति की होती है। एक और जहाँ ये वेव जैसा इनका नेचर है, ठीक है, मतलब कि इनमें तरंग जैसा नेचर है, और वही इनमें कण जैसा भी ये बिहेव, कहीं कहीं पे ये कण जैसा बिहेव करने लगते हैं, एनर्जी भी इनमें होता है। तो कहने का मतलब कि दोहरा, एक तरफ कण है तो एक तरफ वेव है, दोनों दो चीजें हैं, कण अलग है और वेव अलग है। तो वेव इज अ फ्लो, और कण क्या है, कण तो एक पार्टिकल हो सकता है, तो इसमें पार्टिकल का भी नेचर है और वेव का भी नेचर है, इसीलिए जो प्रकाश जो होता है वो दोहरे स्वभाव का होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका पांचवा क्वालिटी में क्या हो सकता है, इसका जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो अभी तक जितने भी पार्टिकल्स या जितना भी वेव है उसमें सबसे ज्यादा इसका लाइट का स्पीड माना जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। ये है प्रकाश का गति। इस गति से प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आता है या फिर प्रकाश गति करता है कहीं भी, ये हो गया। फिर छठा क्या है इसका नेचर, ये जब किसी सतह पर प्रकाश का छठा गुण क्या है, सिक्स्थ जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रकाश की जो किरणें जब किसी सतह पर गिरती हैं तो रिफ्लेक्शन, परावर्तन और अपवर्तन होता है, ठीक है। सतह पर गिरने से फर्स्ट क्या होता है, परावर्तन होता है एवं अपवर्तन होता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा परावर्तन और अपवर्तन का परिचय देना चाहूंगी कि जब किसी सतह से टकराकर प्रकाश की किरणें वापस मुड़ती हैं तो उसको परावर्तन कहते हैं। वहीं जब किसी पारदर्शी सतह को क्रॉस करके प्रकाश की किरणें उससे होकर गुजरती हैं तो इसको अपवर्तन कहते हैं, है ना। वापस मुड़ना परावर्तन, होकर गुजर जाना अपवर्तन। तो ये थी प्रकाश की लाइट वेव्स यानी प्रकाश का कुछ गुण जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन पे चर्चा करेंगे कि परावर्तन क्या है। तो जब लाइट वेव्स किसी शाइनी सरफेस से टकराता है या परावर्तक सतह से टकराता है तो वो वापस मुड़ता है। तो टकराकर वापस, ये जो प्रकाश है इसके टकराकर वापस मुड़ने के कुछ नियम है जिसको कि परावर्तन का नियम कहते हैं। तो परावर्तन के नियम के तहत क्या क्या होता है, परावर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो किसी शाइनी सरफेस से, ये अगर मान लें कि कोई शाइनी सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई लाइट वेव आता है, ठीक है, ये टकरा के वापस मुड़ जाता है। तो सतह पर टकराने और वापस मुड़ने का अपना कुछ खास नियम है जिसके तहत ये प्रक्रिया होती है। ये अविलंब हो गया, OABC अगर मानना है, तो यहाँ पे पहले कुछ बताना चाहूंगी मैं कि OA जो यहाँ पर है वो क्या हो गया, ये आपतित किरण हो गया,
आपतित किरण है, राइट। ओ भी क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया, चूंकि ये सतह से टकराकर वापस लौट गई। ये हो गया परावर्तित किरण, ठीक है। ओसी क्या हो गया, अविलंब हो गया, यानी ओए और ओबी के बीच का अविलंब, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आर, यानी आई जो हो गया अविलंब से एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण हो गया, ये हो गया आपतन कोण, ठीक है। और एंगल आर क्या हो गया, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब यहाँ पे इस परावर्तन के कुछ खास नियम है। सबसे पहला नियम तो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हो गया पहला नियम। यानी जिस एंगल से ये लाइट, ये प्रकाश की किरण सतह पर गिरती है, उसी एंगल से वो वापस मुड़ जाती है अविलंब की ओर, अविलंब से, ठीक है। यानी ये जो हमारा आपतित कोण है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम हो गया। दूसरा, आपतित किरण आपतित किरण दर्पण के बिंदु पर अविलंब, आपतित किरण मतलब ओए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। आपतित किरण दर्पण के बिंदु पर अविलंब मतलब कि ओसी, और परावर्तित किरण मतलब ओबी, ये सभी एक ही सतह में रहेंगे, एक सतह में, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, दूसरा नियम आपतित किरण दर्पण के बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही सतह में होंगे। ये है परावर्तन के नियम, जिसके तहत कि किसी भी सारी सरफेस से जब लाइट टकराती है, प्रकाश की किरणें टकराती हैं, तो परावर्तन होता है। इसके बाद आगे तो इन्हीं परावर्तन के नियमों के बारे में पढ़ना है मिरर से, और लेकिन इसके पहले थोड़ा सा मैं इमेज के ऊपर चर्चा करना चाहूंगी। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो तीक्ष्ण छाया बनाती हैं, प्रतिबिंब बनाती है ना। तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि इमेज दरअसल होता क्या है, प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा, चूंकि आगे सिर्फ प्रतिबिंब के बारे में ही अगर पढ़ना है तो इसको डिटेल जाना होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब एक्चुअली होता क्या है कि एक ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु जहाँ पे दो प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। जहाँ पर दो प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं, जहाँ दो प्रकाश किरण आपस में मिलती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। चूंकि मिरर में आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, तो अच्छा है कि उसके पहले हम प्रतिबिंब के बारे में जाने कि प्रतिबिंब क्या है। तो ये हुआ प्रतिबिंब का परिभाषा, एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये जो प्रतिबिंब होता है ये दो तरह का होता है। एक तो होता है रियल इमेज, जिसको कि वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का कैसे बनता है ये, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के दो कारण बता दिए। पहला, जहाँ पे दो प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं, एकदम एग्जैक्टली मिलती हुई दिखती हैं, एक कारण हुआ। दूसरा, जहाँ पे मिलते हुए प्रतीत होती है। तो मिलती है और मिलते हुए प्रतीत होती है, दोनों में अंतर है। और दोनों जगह पे दो तरह के इमेजेस बनेंगे, यानी दो तरह के प्रतिबिंब बनेंगे। तो पहला वास्तविक प्रतिबिंब का क्या है कि ये कब बनता है, तो जहाँ पे दो प्रकाश किरणें एक्चुअल में मिलती है,
दो किरणें जहां मिलती हैं, किरणें जब मिलती हैं एक्चुअल में, वास्तविक में, तो कौन सा इमेज बनता है? तो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, राइट। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है इसका क्या नेचर होता है? एक तो ये स्क्रीन पे देखा जा सकता है, जैसे आप सिनेमा हॉल जब जाते हैं तो सिनेमा हॉल में जब आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म में प्रतिबिंब ही तो देखते हैं ना। तो ये प्रतिबिंब क्या है? ये रियलिटी में वास्तविक प्रतिबिंब है। ये दो किरणें को इस तरह से एडजस्ट किया जा रहा है कि वो स्क्रीन पे जाके मिल रही है और वहां पे आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका वास्तविक प्रतिबिंब का नेचर होता है कि पहला तो ये स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है, यानी कि पर्दे पर दिखाई पड़ता है। सतह, इसको स्क्रीन बोले तो सतह भी बोल सकते हैं, सतह पर दिखाई देता है, सतह पर दिखता है, ठीक है। इसका पहला गुण है। और दूसरा क्या है? इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, ठीक है। ये इसका गुण होता है। ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब के बाद दूसरा आभासी प्रतिबिंब। जब दो प्रकाश की किरणें किसी जगह पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो दूसरा जो हो गया वो हो गया आभासी प्रतिबिंब, राइट। आभासी प्रतिबिंब तो जहां पे मिलते हुए प्रतीत होंगे दो प्रकाश की किरणें, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहाँ पे जाके मिलेंगी ये तो पता नहीं है ना। मिलती हुई प्रतीत होती है, दिख नहीं रहा कहाँ पे मिलेगा। तो इसका दो गुण है कि एक तो ये स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, ठीक है, और दूसरा ये वर्चुअल होगा। वास्तविक मतलब वर्चुअल मतलब आभासी होगा। अब मतलब इसको आप काल्पनिक बोल सकते हैं, आभासी बोल सकते हैं, आभासी होगा। इसका दो गुण है, ठीक है। अब हो गया बात प्रतिबिंब की, बात हम लोगों ने की। तो इसके बाद हम चले सबसे पहले प्लेन मिरर में, कि प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है, किस तरह का इमेज बनता है, ठीक है। तो अब प्लेन मिरर की अगर कल्पना करें तो क्या होता है? प्लेन मिरर एक परावर्तक सतह है जिसका एक सतह पॉलिश्ड होता है ना। शाइनी सरफेस होता है या पॉलिश सरफेस को बोल सकते हैं। एक सतह पॉलिश्ड होता है। अब इसमें इमेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे बनता है? तो हम अगर ये हमारा प्लेन मिरर है, इसके सामने अगर कोई हम बिंब रख दें, ठीक है, तो बिंब रखे तो सबसे पहले क्या होगा कि दो किरण, जब भी हम किरण आरेख खींचते हैं किसी भी मिरर का, तो हमेशा दो किरण को रेकमेंड करते हैं। दो लाइट वेव्स कम से कम लेने होते हैं, जो कि ये तय करता है कि इमेज कैसा बनेगा। तो प्लेन मिरर के साथ भी वही बात है, यहाँ पे भी दो लाइट लेना होता है। तो पहला तो हम लेंगे एक जो यहाँ सीधे इसके सर से जाएगा ऊपर, हेड से, ठीक है। तो ये तो जिधर जितना जैसे जाएगा उसी तरह से परावर्तित हो जाएगा फर्स्ट रेज, ठीक है। दूसरा क्या होगा? इसके टो तक लेते हैं, हेड से टो तक लेते हैं। इसका क्या होगा? जिस एंगल से ये सतह से टकराएगा, परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए उसी एंगल से वो परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब तो इधर तो मिरर के सामने ये कहीं मिलता हुआ दो किरण महसूस तो हो नहीं रहा है, तो मिरर के सामने इसका मतलब कि इमेज नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा? तो मिरर के पीछे बनेगा। अब मिरर के पीछे क्या होगा कि देखिए दो किरणें जहां पे आपस में मिलेंगी, ठीक है, राइट, ये हो गया, यहाँ पे बना। अब देखिए ये अगर ए और बी इमेज है, ए डैश बी डैश, सॉरी, ये ए और बी अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ए और ए डैश बी डैश इसका इमेज है,
ये प्लेन मिरर है। तो अब प्लेन मिरर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमको प्रतिबिंब कहाँ मिला। इमेज का प्रतिबिंब मिला मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे। अब इसे गुणों की बात करें कि इसका जो प्रतिबिंब बना प्लेन मिरर, ये जो मैं बात कर रही हूँ ये है समतल दर्पण की मैं बात कर रही हूँ, है ना। अभी हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसमें कैसा इमेज बन रहा है समतल दर्पण। तो इसके क्या क्या गुण है। सबसे पहला क्या होगा कि इसका जो इमेज होगा ये आभासी तथा सीधा होगा, आभासी होगा तथा सीधा होगा। अब यहाँ पे क्यों, कुछ दिन पहले हम लोग इमेजेस के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा हम लोगों ने, जब दो किरणें आपस में मिलती हैं तो किस तरह का इमेज बनता है, तो वहां पे बनता है रियल इमेज, वास्तविक। लेकिन जब मिलती हुई महसूस होती है तो वहां पे जो इमेज बनता है तो कैसा बनता है, वर्चुअल। तो यहाँ पे क्या मिल रही है, मिलते हुई महसूस हो रही है, मतलब मिलती हुई लग रही है। तो ये तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। इसीलिए प्लेन मिरर में क्योंकि दो किरणें आपस में मिलती हुई महसूस हो रही हैं, तो मिल नहीं रही हैं, तो उनका जो इमेज बनेगा वो आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, इरेक्ट, यानी कि सीधा बनेगा। ठीक है। दूसरा क्या गुण है, इसका जो साइज है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो इमेज के साइज के बराबर होगा। साइज, ऑब्जेक्ट साइज ए बी इज इक्वल टू साइज ए डैश बी डैश। कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज होगा, दोनों का साइज बराबर होगा। ठीक है। फिर तीसरा क्या होगा, एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब कि बराबर दूरी पर। ये दूसरा। तीसरा कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे ओ ले लें तो ये उतनी ही दूरी पे बनेगा, उतनी ही दूरी पे इसका इमेज बनेगा जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ इज इक्वल टू ओ डैश हो जाएगा, है ना। यानी कि जितना दूरी पे इसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बिंब रखा हुआ है, उतनी दूरी पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यही कारण है कि जब आप इमेज प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो इमेज बनता है आप ठीक उतना ही दर्पण के पीछे बनता है जितना आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं। उसका जो साइज होता है आपके साइज के बराबर होता है, वो सीधा होता है और लेटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब कि बायां का दायां थोड़ा सा उल्टा होता है। लेटरली इन्वर्टेड, पूरी तरह से उल्टा नहीं, लेटरली। लेटरल मतलब लेटरल इन्वर्टेड, बायां का दायां दिखता है, दायां का बायां दिखता है। ठीक है। तो इस तरह से प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो उसका इस तरह से मिरर बनता है और ये उसका जो इमेज का प्रतिबिंब का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है। अब इसके बाद हम लोग समतल दर्पण की बात करें गोलीय दर्पण का। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण है क्या, किसको गोलीय दर्पण कहेंगे। तो जैसा कि बोलने से ही आभास है कि गोलीय दर्पण मतलब एक गोला नुमा दर्पण जो कि गोले के जैसा होता है। ठीक है। गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग को जानना है। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण का प्रवर्तक सतह गोल होता है। ठीक है। तो ये कैसा होता है, इसको हम कह सकते हैं कि किसी गोले का एक पार्ट, एक हिस्सा होता है। अगर इमेजिन करें कि कोई एक गोला हो ऐसा, ठीक है, एक गोला है। अब इसके एक पार्ट को, बस इस पार्ट को थोड़ा सा पॉलिश कर दिया गया। ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये गोलीय दर्पण जैसा बिहेव करेगा। ये पार्ट उसका थोड़ा सा हिस्सा, मतलब एक गोले का कटा हुआ थोड़ा सा हिस्सा एक गोलीय दर्पण जैसा बिहेव करेगा। ठीक है। अब इसमें देखिए ये गोला है, इसका अपना एक केंद्र होगा। ठीक है। केंद्र होगा और केंद्र होगा तो उसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलेंगे। ये जो गोला है इसका अपना एक केंद्र होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे जो गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं तो गोलीय दर्पण में, अच्छा पहले इसके साइन कन्वेंशन ये सब बता दो उसके बाद। तो यहाँ पे एक केंद्र होगा गोले का। ठीक है। अब ये जो हमारा दर्पण है इसका अपना एक अक्ष होगा। गोलीय दर्पण से
इसका जो कर्वेचर है, जो गोलीय दर्पण का जो पार्ट है, इस दर्पण के ठीक बीच में एक बिंदु होगा, ठीक है, जो कि क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, जिसको कि P से डिनोट किया जाएगा, ये ध्रुव कहलाएगा। और ये जो हमारा वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव, इसके बीच एक सीधी रेखा इन दोनों को जोड़ेगी, जो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसको मैं बाद में लिखती हूँ, अभी मैं सिर्फ आप लोग को बता रही हूँ ऐसे, ठीक है। ये जो C हो गया हमारा वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र। इसको मैं गोले के अंदर से बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप मिरर पे जाने पे इससे कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि मिरर में जाने के बाद ये जो वक्रता केंद्र है ये गोले का आउटर पार्ट हो जाता है, इस मिरर का आउटर पार्ट हो जाता है। ये मिरर का पार्ट नहीं होता, क्योंकि किसी गोले का केंद्र है, ठीक है। P जो होता है क्या है, ये जो हमारा जो मिरर है उसका अपना एक सेंटर पॉइंट, उसका जो कर्वेचर जो गोलीय पार्ट है उसका अपना एक सेंटर पॉइंट है, जिसको कि ध्रुव करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोले, P जो हो गया उसको हम लोगों ने बोला ध्रुव। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से P तक एक सीधी रेखा दोनों को आपस में जोड़ती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो C3 हो गया क्या हो गया, मुख्य अक्ष कहलाया, मुख्य अक्ष कहलाया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे गोला है, इसका अपना त्रिज्या होगा, यानी वक्रता केंद्र से मुख्य अक्ष के बीच R जो होता है वो उसका वक्रता त्रिज्या कहलाता है। R क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या कहलाया, ठीक है। अब इसके बाद वक्रता त्रिज्या के बाद C और P के बीच एक मध्य बिंदु, जो कि अलग अलग मिरर में अलग अलग तरीकों से जिसको कि ज्ञात किया था, जो मैं बताऊंगी क्योंकि अवतल मिरर और उत्तल दर्पण में, तो वो अलग तरीके से उसको जानेंगे। तो उसको हम लोग यहाँ पे उसको हम लोग मुख्य फोकस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस, F को मुख्य फोकस, ठीक है। उसके बाद फिर ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच जो दूरी होती है वो F कहलाती है, स्मॉल f, जिसको कि हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। ये क्या कहला गई, फोकस दूरी कहला गई, M और N, ठीक है। उसके बाद फिर तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो फोकस दूरी है और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के बीच एक रिलेशन है, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो हमारा मुख्य फोकस है वो उसके ठीक सेंटर में होता है, और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोला जाता है, और वक्रता त्रिज्या से ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या हुई। तो जो हमारा जो फोकस ध्रुव के फोकस का जुड़ना होता है, यानी R=2f होता है, R=2f होता है, ठीक है। तो ये हो गए गोलीय दर्पण और उसके कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में, जिसके द्वारा कि हम आगे इसमें कैसे प्रतिबिंब बनेगा, किस बिंदु पे प्रतिबिंब बनेगा, ये मुख्य बिंदु है जो कि एक गोलीय दर्पण में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि एम और एन, क्योंकि ये इसका पॉलीस्ट्रक्चर है, तो एम और एन जो है ये कहला जाएगा द्वारक, यानी कि कर्वेचर, ठीक है। तो ये गोले का कंसेप्ट रखते हुए हम लोगों ने जाना कि गोलीय दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण में कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं। अब इसके साथ बस थोड़ा सा जल्दी से जान ले हम लोग कि ये जो गोलीय दर्पण होता है अब ये होता कितने तरह का है और उसको कैसे बाइफरकेट करेंगे कि कौन सा दर्पण कैसा है, ठीक है। तो इसको बाइफरकेट करने के लिए देखिए गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, आप खुद से अंदर महसूस करें अगर मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ तो, ठीक है। और ऐसा एक दर्पण आप जो देख रहे हैं उसमें क्या है, परावर्तक सतह गोले के अंदर है, क्या है, परावर्तक सतह गोले के अंदर है। तो वो दर्पण जिसमें कि परावर्तक सतह गोले के अंदर होता है
इसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। इसको बोला अवतल दर्पण। और वो दर्पण जिसमें कि परावर्तक सतह गोले के बाहर होता है, क्या है उसका पॉलिश सरफेस गोले के अंदर है और परावर्तक सतह गोले के बाहर है, इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है ये गोलीय दर्पण, इस गोले का एक टुकड़ा मात्र, इसके सारे बिंदुओं का डिस्कशन हम लोगों ने किया। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है, वो मैं बता दूं। जब किसी भी दर्पण का परावर्तक सतह गोले के अंदर होता है तो वो कहलाता है अवतल दर्पण। जैसे कि आप अगर ये मान लें एक गोलीय दर्पण, अगर इसको माने तो ये अगर परावर्तक सतह है तो ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, वही अगर इसको माने तो ये हमारा परावर्तक सतह है और ये हमारा पॉलिश सरफेस है, ठीक इसका उल्टा, तो ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो ये जो गोलीय दर्पण होता है ये दो तरह का होता है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद आगे के वीडियोस में मैं बताऊंगी कि इन दर्पणों में किस तरह इमेजेस फॉर्म होते हैं और जो मुख्य फोकस की जो मैंने बात की वो कैसे हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि मुख्य फोकस वक्रता, त्रिज्या और ध्रुव के ठीक बीच में ही होगा। इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।